Question number 42, Sri Sushil Kumar Singh. Madam, question number 42. Yes, Minister. Answer is laid on the table. Supplementary. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, एनडीए सरकार की गठन के बाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और उनकी उन्नत सोच के तहत देश में बुलेट ट्रेनें और तेज गति से गाड़ियां चलाने का निर्णय हुआ है। मैं इस सोच की प्रशंसा और समर्थन भी करता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताकर ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ तो सरकार की सोच है कि यात्रियों की सुविधा के लिए, समय को बचाने के लिए तेज गति से गाड़ियां चलाई जाएं, दूसरी तरफ इलाहाबाद से मुगलसराय रेलखंड के बीच गाड़ियों की संख्या के अनुपात में पटरियों के अभाव में लगभग सारी गाड़ियां केवल राजधानी एक्सप्रेस को छोड़कर 4 से 6 घंटे औसतन विलंब से चलती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा को जाने वाली सारी गाड़ियां इतने समय तक देर से चलती हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि इस रेल खंड पर अतिरिक्त रेल लाइन जितनी की आवश्यकता है गाड़ियों की संख्या के अनुपात के अनुसार एक निश्चित समय सीमा के अंदर नई रेल लाइन निर्माण करने की कोई योजना मंत्रालय के पास है या कि नहीं? यदि है तो कब तक ये काम पूरा हो जाएगा और नहीं तो क्यों? मैम, ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो कलकत्ता से दिल्ली ये जो ट्रंक रूट है वो शायद देश में ही नहीं, शायद विश्व में भी सबसे कंजेस्टेड ट्रंक रूट होगा। इसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां भी चलती है और हमारे देश में सबसे आबादी वाले जो 2 राज्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसकी आबादी भी इसी ट्रैक से अलग अलग स्थानों पे जाती है। इसीलिए एक मुंबई दिल्ली टू कलकत्ता पूरी ट्रैक को ठीक करना, उसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि इलाहाबाद टू मुगलसराय ये जो ट्रैक है ये सबसे बड़ा कंजेस्टेड ट्रैक है और उसको ठीक करने के लिए ही हमने पिछले बजट में ही उसकी शुरुआत की है। उसको डीकंजेस्ट करने के लिए जहां जहां संभव वहां ट्रैफिक फैसिलिटीज बनाने के लिए, जहां जहां और आवश्यकता है वहां पे ब्रिजेस करने के लिए, एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए, ये सभी चीजों के ऊपर काम की शुरुआत हमने पिछले साल से ही की है और मुझे विश्वास है कि अगले 3 साल में कम से कम तो उतना तो समय लगेगा जो पिछले इतने सालों से नहीं हुआ था, लेकिन उसकी कंप्लीशन होने के बाद बड़ी मात्रा में उसको राहत मिलेगी। कुछ दिन पहले हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने एक पुल का भी उद्घाटन किया बिहार में, उसका भी एक लाभ ये डीकंजेशन करने के लिए भी आएगा। लेकिन जब तक लाइन कैपेसिटी वो नहीं बढ़ती और उसी तरीके से जाएंगे, जैसे कि हमारे हृदय तो पूरा ठीक तरह चलना चाहिए, लेकिन वहां की क्रिटिकल कोई जो नव है वही यदि बिगड़ जाती है तो शायद पूरा का पूरा शरीर हमारा काम नहीं कर पाता। उसी तरह से मुगलसराय टू इलाहाबाद एक बहुत ही क्रिटिकल हमारी पूरी नव सेंटर का एक भाग है, हिस्सा है, और उसके लिए उसको ठीक करना जरूरी है। उसके लिए हमने काम की शुरुआत की है, मुझे विश्वास है वो जल्दी पूरा हो जाए। सेकंड सप्लीमेंट। महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र बिहार के औरंगाबाद के गया जो एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है, वहां से एक रेलगाड़ी चलती है महाबोधि एक्सप्रेस। इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है और इतना देर से चलती है कि महीने में 1-2 बार इसको कैंसिल भी किया जाता है। मैं इसके ऊपर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये कहना चाहूँगा कि मेरे प्रश्न के भाग घ के उत्तर में इन्होंने तेज गति से गाड़ियों को चलाने के लिए जिन मार्गों को चिन्हित किया है उसमें उत्तर प्रदेश के कानपुर से आगे का कोई मार्ग नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, बिहार है, बंगाल है, असम है, उड़ीसा है। बिहार का नाम एंशिएंट हिस्ट्री में है और बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। पिंडदान को देश भर से और विदेशों से लोग आते हैं। ऐसे मार्ग को चिन्हित नहीं किया जाना कोई भूल हुई होगी मैं समझता हूं। और मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली से कोलकाता जाने वाला जो मार्ग है और जो असम को जाती है रेलगाड़ियाँ,
तेज गति से गाड़ियों को चलाने के लिए इस मार्ग को कब तक चिन्हित किया जाएगा और कब तक इस काम को पूरा किया जाएगा? मैडम, 2019 तक हमारी ये कोशिश है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो काफी तेजी से चलने की शुरुआत हमने की है। पिछले साल में मुझे कहने के लिए खुशी होती है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो काम पिछले साल में हुआ वो काम पिछले 6 साल में भी नहीं हुआ था, और इसीलिए उसकी 6 गुना से ज्यादा काम 1 साल में हुआ है। लैंड एक्विजिशन से लेके टेंडरिंग करने का पूरी काम की प्रक्रिया हो गई है। 2019 तक हमारे स्वयं प्रधानमंत्री भी उसको मॉनिटर करते हैं ये प्रोजेक्ट को। यदि हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे जल्द से जल्द, तो जो हमारा गुड्स ट्रैफिक है वो सबसे पहले इस लाइन से चला जाएगा। आज दिल्ली टू कलकत्ता ये ट्रैक के ऊपर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 150% से ज्यादा है। यानी इसमें कोई भी रास्ते पे भी कोई ज्यादा गाड़ी आती है तो जिस तरह से ट्रैफिक कंजेशन होता है तो नजर में आता है, क्योंकि सामने सामने कार दिखती है, ट्रेन दिखने में नहीं आती क्योंकि सिग्नल के पीछे खड़ी रहती है। लेकिन इसी वजह से जो कंजेशन है उसको दूर होगा। एक कर दूसरा सर मैडम, हमने पिछले बजट में ही जैसे आपने पूछा 2015-16 में तीसरे लाइन के लिए भी हमने सैंक्शन किया है, उसके लिए भी टेंडरिंग भी की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। तो साथ साथ में मुझे विश्वास है कि इस तरह से काम होगा। और मैं कहने के लिए मुझे खुशी होती है कि पूरे देश में जो पंक्चुअलिटी थी वो पिछले 2 साल में हमने काफी उसमें इंप्रूवमेंट लाया। बहुत अंतर है, लेकिन जो क्रिटिकल लाइंस है जिस तरह से ये दिल्ली टू कलकत्ता और खास करके मुगल सराय टू इलाहाबाद, इसका जो कंजेशन है वो दूर करने के लिए समय लगेगा, लेकिन ओवरऑल पंक्चुअलिटी में हमने काफी सुधार लाने में हम कामयाब रहे। श्री आर गोपालकृष्णन, नॉट देयर। श्री बलभद्र माझी। हाँ, धन्यवाद मैडम। मैडम, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी को कि हम लोग तो बुलेट ट्रेन का बात करते हैं, और जैसे कि ब्यौरा दिया है मंत्री जी ने, एक्सप्रेस ट्रेन एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो उसको, जबकि मैक्सिमम स्पीड ज़्यादातर ट्रेनों का, एक्सप्रेस ट्रेन का 110 kmph होता है और शताब्दी, राजधानी वगैरह का 130 kmph होता है। तो भले ही कुछ एरिया में कंजेशन हो जहाँ पे ट्रेन का एवरेज स्पीड में दिक्कत आ रहा हो, लेकिन और जगह तो एवरेज स्पीड वैसे भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके बाद बुलेट ट्रेन में जो लाखों करोड़ों खर्चा हो रहा है, उसके बदले में हम लोग अगर करीब 3 लाख करोड़ करीब खर्चा करेंगे तो पूरा भारत का जितना रेलवे लाइन है सारे 160 kmph में हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो क्या इसके दिशा में मंत्री जी कुछ सोचे हैं क्या? धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि देश की पूरी ट्रेन में चलने वाली एवरेज स्पीड चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने उसके काम के लिए शुरुआत की। इसलिए मोबिलिटी डायरेक्टरेट का भी गठन इस बजट की घोषणा के बाद फौरन कर दिया गया है। इसलिए पूरी एवरेज स्पीड ट्रेन की कैसे बढ़े उसके लिए हम काम करें। एवरेज स्पीड बनाने के लिए खास करके आमतौर पर मोटी मोटे 2 बातों की जरूरत है। एक तो ट्रैक अलग डालने पड़ेंगे, और साथ साथ में हमारी जो रोलिंग स्टॉक है वो भी अलग तरह से लाना होगा। इसीलिए दोनों पे काम करने की शुरुआत की है हमने। इंटरनल जो बात की है तो रोलिंग स्टॉक के लोगों को अभी हमने कहा है कि सिर्फ 100 और 150 नहीं, उससे भी ज्यादा स्पीड का रोलिंग स्टॉक का प्लानिंग अब से कीजिए। शायद उस आइडियल स्पीड तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये ना हो कि रोलिंग स्टॉक अभी में कमी आई क्योंकि हमने ट्रैक अच्छा बना लिया लेकिन रोलिंग स्टॉक ठीक तरह से नहीं है। वो दोनों को साथ में करना होगा। साथ में सिग्नलिंग, वो भी एक बहुत आवश्यक चीज है, जिसके कारण भी ये बात बढ़ेगी। कई चीजों के ऊपर हमने देखा है कि जो पुरानी हमारी ट्रैक्स बने हुए उसमें हमारे ग्रेडियंट की वजह से स्पीड नहीं बढ़ पाती। जहां जहां ट्रैक बने वहां पे परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, क्योंकि स्पीड रिस्ट्रिक्शन इसके लिए कहे गए क्योंकि काफी टर्न करके ट्रेन को जाना पड़ता है, उसके लिए सेफ्टी के इश्यूज आते हैं। हमने इस बात को भी काम करने की शुरुआत की है। जो हमारे टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस है और परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी पूरी तरह से रिव्यू करने का काम शुरू है। मुझे विश्वास है 1 महीने के अंदर उसकी भी रिपोर्ट हम लाके उसके ऊपर भी क्या एक्शन करेंगे। सर मैडम, ये दुर्भाग्य से हमारे देश में जानबूझकर एक मिस इन्फॉर्मेशन करने की एक, शायद मैं कहता हूं, मुझे मालूम नहीं क्यों हम कहते, बुलेट ट्रेन और हमारी एवरेज जो रेलवे का कारोबार बढ़ाने की जो हमारी स्थिति है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम बुलेट ट्रेन के लिए जो धन आ रहा है वो पूरी तरह से जापान से आएगा। उसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल काम चलने की स्थिति है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। वो तो शायद मैं जानना चाहता हूं कि पहले बुलेट ट्रेन नहीं थी, उस समय भी यही स्थिति थी, तो क्या बुलेट ट्रेन आने की वजह से स्थिति नहीं हुई? और ना बुलेट ट्रेन आने से यदि जो लाभ होगा, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी आएगी
जो हमें पता चलेगा कि जो इंटीग्रेटेड सिग्नलिंग बुलेट ट्रेन का, सर मैडम जो बुलेट ट्रेन तो इसका नाम है, जो हाई स्पीड रेलवे है जो पूरे विश्व में चलती है, उसकी वजह से उसमें पूरा इंटीग्रेशन सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक और ट्रैक का होता है। वो इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है, उससे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी लानी होगी। ये हमारे देश के पास आज नहीं है। इसीलिए हमने कोशिश की है कि पूरी तरह से जो पब्लिक का पैसा हमारे जो बजट से जाता है, वो पैसा पूरी तरह से आम आदमी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, आम आदमी की स्पीड बढ़ाने के लिए, जिसमें हमने अभी अंत्योदय एक्सप्रेस भी लगा रहे, तेजस जैसी ट्रेन जो काफी तेजी से चलेगी, 130 से भी ज्यादा स्पीड के ऊपर चलेगी, हम उसको 6 महीने के अंदर लॉन्च भी करेंगे, उसका प्रोडक्ट भी बन रहा है। यानी सभी चीजों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी हाई स्पीड रेलवे है, वो जो हाई स्पीड रेलवे है, हमें यदि हमारी देश की पूरी रेल की स्थिति को ठीक करना है तो दोनों के ऊपर काम करना होगा, और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। एक काम ये चलेगा, एक काम यहाँ चलेगा। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट का लाभ पूरे देश की रेल की स्थिति को ठीक करने में भी होगा। और क्योंकि हमने जापान के साथ में ये करार किया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से जो पहले उसका निगोशिएशन चल रहा था, लेकिन जिस तरह से देश के हित में ये जो बुलेट ट्रेन के लिए, कल जैसे मेरे जवाब में मैंने विस्तृत बात कही थी कल ही पार्लियामेंट में, इसके लिए दोबारा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसकी वजह से हमारे जापान ने ये बात को भी मान लिया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको भी रिवाइव करने के लिए उनकी हमको सहायता मिलेगी। जापान में उनका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड विश्व का सबसे अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 0 एक्सीडेंट होते हैं। उसका भी ज्ञान हमको देने को उन्होंने तैयारी, क्योंकि इसके वजह से हमारे आज हमने जो एग्रीमेंट किया, साथ साथ में जापान की जो बहुत अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हमारे साथ में, हमारे आईडीएसओ के साथ में अभी उनका सहयोग हुआ है। इसलिए पूरे जापान के कोलैबोरेशन का लाभ आम जनता की सेवा बढ़ाने के लिए, हमारा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको रिवाइव करने के लिए काम में आएगा। उसमें एक छोटा सा हिस्सा एक बुलेट ट्रेन। क्वेश्चन